हेलो। क्या आपने कभी किसी बॉडी पार्ट में कभी पेन महसूस किया है? अगर हाँ, तो उससे निपटने के लिए आप क्या करते हैं? क्या आप तुरंत छुटकारा पाने के लिए अपनी फेवरेट पेन किलर्स की विंडो शॉपिंग करते हैं और हमेशा उसको अपने पास रखते हैं ताकि दोबारा आपको पेन ना सहना पड़े? तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। पेन आपको होता है क्योंकि आपको एक संदेश देता है कि आपके शरीर में या आपके एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा गलत है जिसको आपको ठीक करने की ज़रूरत है। अगर आप उसके संदेश को सही तरीके से समझेंगे तो ये पेन आपके लिए बूंद साबित हो सकता है। पेन को महसूस करने के लिए बॉडी में पेन रिसेप्टर्स होते हैं। जहाँ जहाँ पे पेन रिसेप्टर्स होते हैं वो सेंसरी नर्व्स के माध्यम से आपके ब्रेन को ये संदेश देते हैं। ब्रेन के थैलेमस में ये संदेश देते हैं कि पेन हो रहा है, जो कि आपके बॉडी के पहले के एक्सपीरियंसेस को हिसाब से समझने की कोशिश करता है कि पेन आपको किस हिस्से में है, किस वजह से है और इसे दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा पेन रिसेप्टर्स स्किन में होते हैं, यानी आपकी बाहर की बॉडी में पेन रिसेप्टर्स सबसे ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपको तुरंत पता चल जाता है अगर कुछ भी एबनॉर्मलिटी हो, ज़रा सा भी आपको कहीं पे दर्द हो, चोट लगे या कोई ट्रेकिंग सेंसेशन हो। इन ऑर्गन जैसे कि गट में, लीवर में ये पेन रिसेप्टर्स कम रहते हैं, जिसके कारण इंटरनल ऑर्गन्स कभी कभी बहुत ज़्यादा डैमेज होने के बाद आपको पेन के सिम्टम्स देते हैं। वरना ये अपने आप ऐसे ही काम करने की कोशिश करते रहते हैं जब तक कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो गई हो। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर शरीर में दर्द होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। हमारी बॉडी बैलेंस पे काम करती है, यानी बॉडी में जो भी चल रहा है उसे अपने आप होम्योस्टेसिस में लाने की कोशिश करती है। जैसे पुराने टिश्यूज़ को बॉडी डिस्कार्ड करती है, नए टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती है। वो बॉडी अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से करती है और हमें कभी पता नहीं चलता। बॉडी में 5 लीटर ब्लड दिन भर में कई बार सर्कुलेट होता है ऊपर से नीचे, लेकिन हमको इसका कुछ पता नहीं चलता। इतना बड़ा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसमें कितनी सारी एक्टिविटीज़ एक साथ होती हैं, पर बॉडी अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से करती है। सिंस इट इज़ इन बैलेंस्ड कंडीशन, हमें इनके बारे में पता नहीं चलता। लेकिन इसमें से कोई भी एक चीज़ अगर इम्बैलेंस हो जाए, यानी कि बॉडी में डिजेनरेशन या रीजनरेशन एक बैलेंस्ड अमाउंट में ना होकर कम या ज़्यादा होने लगे एक दूसरे से, तो फिर बॉडी का पहला सिम्टम पेन है। डिजेनरेशन की कंडीशंस जैसे कि आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस में कार्टिलेजेस डैमेज हो जाते हैं। उसका रीजनरेशन उतनी स्पीड से नहीं होता और उस जगह पे पेन होने लग जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कनेक्टिव टिश्यूज़ की प्रॉब्लम है, कनेक्टिव टिश्यूज़ डैमेज होते हैं पर रीजनरेशन ठीक से नहीं होता। एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस वो भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें कि आपकी जो स्पाइंस के जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होते हैं और नए जल्दी नहीं बन पाते और बॉडी में सीवियर पेन होता है। इसी तरीके से अगर रीजनरेशन ज़्यादा होने लग जाए, जैसे कि बॉडी में कैलस फॉर्मेशन, कहीं पर भी बोन डैमेज होती है तो वहाँ कैलस फॉर्मेशन होता है, यानी कि बोन का फॉर्मेशन होता है उस जगह को रिपेयर करने के लिए। पर कभी कभी किसी इरिटेशन के कारण, रबिंग के कारण, किसी तरीके की प्रॉब्लम के कारण कभी कभी किसी बोन में कैलस फॉर्मेशन अपने आप होने लग जाता है। अक्सर पैर की बोन्स में यह होता है, ओवरग्रोथ होने लग जाती है उन बोन टिश्यूज़ की, वहाँ दर्द होने लग जाता है। कैंसर इटसेल्फ एक ओवरग्रोथ का एग्जाम्पल है जहाँ पर बॉडी में सीवियर पेन होता है, यानी किसी भी वजह से रीजनरेशन और डिजनरेशन में इम्बैलेंस, तो फिर बॉडी में पेन होता है। दूसरी इसकी वजह है बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, यानी आपकी बॉडी में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बाहर का इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वो बॉडी में किसी तरीके का फीवर, मैलेज, वीकनेस और पेन एक सिम्टम देगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में लोकलाइज्ड पेन भी हो सकता है, जनरलाइज्ड पेन भी हो सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी उसको ठीक करने के लिए बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स भेजती है और वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है, विच इज़ ऑल्सो अ रीज़न ऑफ पेन। अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, यानी आपकी बॉडी में किसी न किसी चीज़ की कमी है, जैसे कि पोटेशियम की कमी यानी हाइपोकैलीमिया, इसके कारण आपकी नर्व्स, मसल्स, इन टिश्यूज़ में प्रॉब्लम आती है, उसमें दर्द होता है, वो ठीक से अपने एक तरह से काम नहीं कर पाती और बॉडी को पेन फील होता है। अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाए, हाइपोकैल्सीमिया, तो अगेन बोन फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आएगी, बोन्स में दर्द होने लग जाएगा। अगर आयरन डेफिशिएंसी हो जाए तो आपकी बॉडी में ब्लड ठीक से नहीं बन पाएगा, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और इसके कारण बॉडी में पेन होगा। चौथा रीज़न है
स्ट्रेस, बॉडी में मेंटल स्ट्रेस हो या फिजिकल स्ट्रेस हो, ये दोनों ही पेन के बड़े कारण हैं। फिजिकल स्ट्रेस, अगर अपनी बॉडी को आप बहुत ज़्यादा किसी वजह से स्ट्रेस कर रहे हैं या बॉडी का उपयोग आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट होते हैं, रनर्स हैं, बॉक्सर्स हैं, एथलीट्स हैं, वो अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा उसका उपयोग करते हैं। कभी कभी उनकी मसल रप्चर हो जाती है। इवन जिम जाने वाले लोगों में मसल रप्चर्स हो जाती हैं कभी कभी ओवर एक्टिविटी के कारण, और पेन की बड़ी वजह बनता है। कई बार ये पेन बहुत ज़्यादा लाइफ क्रिपलिंग फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है। रीज़न है पेन होने का टॉक्सिसिटी। आपके शरीर में किसी वजह से कुछ टॉक्सिन्स के कारण अगर एक्सपोजर उसका बहुत ज़्यादा हुआ हो, जैसे कि कुछ लोग केमिकल फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, केमिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग गाड़ी के धुएं और इस तरीके की चीज़ों को बहुत नॉर्मली लेते हैं, लेकिन अगर ये टॉक्सिसिटी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो बॉडी गिव अप कर देती है और बॉडी में पेन एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जहाँ पे आपका अपना इम्यून सिस्टम अपने ही अगेंस्ट काम करने लग जाता है। जब वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो इम्यून सिस्टम बाहर के जो एजेंट्स हैं उससे निपटने के लिए काम करता है, तब भी पेन एक सिम्टम है। लेकिन कभी कभी ये अपने ही टिश्यूज़ के अगेंस्ट काम करने लग जाता है। इसकी वजह कुछ भी हो सकती है और ये भी पेन का बहुत बड़ा रीज़न है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि कॉमन है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ल्यूपस, SLE, ऐसी बहुत सारी कंडीशन है जिसमें बॉडी में सीवियर पेन होता है। आपको लग रहा होगा कि पेन नहीं होता तो कितना अच्छा होता, पर एक्चुअली में ऐसी रेयर कंडीशंस होती हैं, कॉन्जेनाइटल एनॉमलीज होती हैं, जहाँ कुछ लोगों को पेन महसूस नहीं होता और वो लकी नहीं, दुनिया के सबसे अनलकी लोगों में से होते हैं। एक कंडीशन होती है जिसमें कि पेन रिसेप्टर्स और थर्मल रिसेप्टर्स ही बॉडी में नहीं होते हैं, यानी कि बच्चा, उसको पता ही नहीं है कि वो आग में हाथ रख देता है और उसे पेन का पता नहीं चलता। वो उसका हाथ अगर किसी भारी चीज़ के नीचे आके रप्चर हो जाए, बोन्स रप्चर हो जाए, तो बच्चा न रोता है, न बताता है, न उसे कुछ महसूस होता है। इस तरीके से एक लेप्रेसी कंडीशन है जिसमें कि नर्व एंडिंग्स चूँकि डैमेज हो जाती हैं तो पेन सेंसेशन बॉडी से चला जाता है। पहले जब लेप्रेसी के केसेस बहुत ज़्यादा होते थे तो लोगों को घर में चूहे उनके बॉडी पार्ट्स काट देते थे, अंगूठे काट देते थे और उनको पता ही नहीं चलता था क्योंकि उन्हें पेन सेंसेशन नहीं होता था। यानी पेन आपको, आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपको इस समझ में आ गया होगा। वो लोग जिन्हें पेन महसूस नहीं होता वो अपनी बॉडी को उससे प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। आपको अगर किसी भी तरीके का पेन हो रहा है तो पहले उसको समझिए, क्या आपको ये बार बार होता है या कभी एक आध बार हुआ है। अगर कभी कभार एक आध बार कोई पेन हो गया और आपने पेन किलर्स खा ली तो कोई बात नहीं, लेकिन अक्सर आपको बार बार अगर ये पेन होता है तो आपको समझना पड़ेगा कि पेन का रीज़न क्या है। अगर ये एक्यूट पेन है, यानी अभी अभी किसी वजह से अचानक पेन हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि आपने क्या अनयूजुअल एक्टिविटी की है। या तो आपने प्रॉपर रेस्ट नहीं लिया है, स्लीप डिप्राइव्ड है आपकी बॉडी, या फिर एक्सर्शन ज़्यादा है, या आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की है, जिम आपने कुछ ऐसा एक्सरसाइज की है जो कि बहुत ज़्यादा हो गई है, या स्पोर्ट्स एक्टिविटी कुछ बहुत ज़्यादा की है। आपको आसानी से समझ में आ जाएगा एक्यूट केसेस में। लेकिन कुछ क्रॉनिक केसेस होते हैं जो कि स्लो ग्रेड पेन जिनमें होता है, उसे समझने में आपको दिक्कत आ सकती है। उसके लिए आपको जो लेबोरेटरी टेस्ट हैं उस पर थोड़ा सा डिपेंडेंट होना पड़ेगा और उसको समझिए कि या तो ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से हुआ है, या आपकी बॉडी में कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स आ रहे हैं, या फिर कुछ और रीजंस हैं जिसके कारण ये आपको पेन बार बार होता है। एक बार आपको ये समझ में आ गया कि पेन किस वजह से होता है, आप उसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। पेन किलर्स लेने की जो आदत है, ये स्पेशली पेन किलर्स लाइक एस्पिरिन जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली लोग यूज़ करते हैं, वो अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। ये पेन किलर आपकी बॉडी में ब्लीडिंग तक प्रोड्यूस कर सकती है। ये विटामिन C का लेवल बॉडी में कम कर देती है जो कि एक एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट इटसेल्फ है। यानी आप बार बार पेन किलर्स लेते हैं और एक्चुअली में आप पेन को घटाने वाले जो फैक्टर्स हैं उसको और ज़्यादा कम कर रहे हैं, यानी आपको पेन अब बार बार होने की संभावना बढ़ती चली जाती है। इसलिए डॉक्टर्स ही इसके लिए बने हुए हैं। खुद से आप सेल्फ प्रिस्क्राइब्ड ये मेडिकेशन करना बंद कीजिए। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप घर में कर सकते हैं और अपने आप को एक
अगर कोई बहुत खास अंडरलाइन डिजीज़ नहीं है, कोई बड़ी बीमारी आपको नहीं है, तो आप खुद को इससे बचाने के लिए कुछ छोटे मोटे उपाय तो कर ही सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी स्लीप पे ध्यान दीजिए। सोने का समय हमेशा निर्धारित होना चाहिए। आप कितने समय से कितने समय तक सोते हैं, और हो सके तो वो रात में ही होना चाहिए। कुछ लोग रात में जग के दिन में सोने की कोशिश करते हैं, तो बॉडी का सिस्टम इस तरीके से काम नहीं करता है। बॉडी का अपना एक बायो रिदम है जिसका डिस्टर्बेंस बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। स्लीप का एक टाइम होना चाहिए और 5 से 6 घंटे की प्रॉपर स्लीप होना चाहिए। सेकंड, आप दिन भर में जो काम करते हैं या करना शुरू करते हैं, क्या एक्सरसाइज के लिए कोई रूटीन है आपके पास? अगर नहीं तो उसे बनाइए। एक्सरसाइज में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। स्ट्रेचिंग जब आप करते हैं तो आपकी बोन्स भी, लॉन्ग बोन्स भी स्ट्रेच होती हैं, और इन लॉन्ग बोन्स में होते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स बॉडी के रीजनरेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। यानी स्टेम सेल्स जितने ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेंगे, आपकी बॉडी में रीजनरेशन, टिश्यू फॉर्मेशन या रिपेयर उतनी तेज़ी से होगा। तो ओल्ड एज में ये स्टेम सेल्स की क्वांटिटी धीरे धीरे कम होती जाती है, लेकिन अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते रहेंगे और स्ट्रेचिंग करते रहेंगे तो ये बोन्स जो हैं स्टेम सेल्स को अपने पास बनाती रहती हैं और बॉडी रिपेयर में बहुत ज़्यादा काम करती हैं। तीसरा, बैलेंस करना है आपको अपनी डाइट। डाइट का एक समय होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ना बहुत ज़्यादा गैप। आप अपने शरीर में कितना न्यूट्रिशन दे रहे हैं वो भी देखिए। सारे तरीके के न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी में जाने चाहिए। कोई भी चीज़ की अगर डेफिशिएंसी है तो आपकी बॉडी, आप कितना भी सही समय पे खाती हो, अगर सही खाना नहीं खा रहे हैं तो फिर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। यानी सही खाना और सही समय पर खाना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। चौथा, हाइड्रेशन। कहीं आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड तो नहीं है, यानी बॉडी में अगर पानी की कमी होगी तो बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं करता। टिश्यूज़ प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि टिश्यूज़ के अंदर बाहर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, पानी उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम होता है। डिहाइड्रेटेड बॉडी में मसल क्रैम्प्स आते हैं। पानी के लिए अगर आप स्पेशली मेडिकेशन किसी तरीके का ले रहे हैं या आप सप्लीमेंट्स कुछ बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो आपको पानी की क्वांटिटी नॉर्मल से बढ़ाना चाहिए। यानी नॉर्मली अगर आप 15 से 20 केजीज़ की बॉडी वेट में 1 लीटर पानी की आपको ज़रूरत पड़ती है। अगर आप 60 केजी के हैं तो 3 से 4 लीटर पानी आपका नॉर्मल पानी ये आपकी बॉडी में जाना चाहिए। अगर आप मेडिकेशन ले रहे हैं, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो आपको ये क्वांटिटी और भी ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि तब बॉडी जो भी एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स हैं या फिर जो अनवांटेड एजेंट्स हैं जिसको बॉडी नहीं चाहती एब्जॉर्ब करना, उसको आसानी से एक्सक्रीट कर सके। और किचन अपने आप में एक मेडिकल स्टोर की तरह ही है, जो आपको न्यूट्रिशन ही नहीं देता बल्कि बहुत सारी दवाइयाँ भी देता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने पेन को रिलीव करने के लिए। हर घर में एक सबसे कॉमन मेडिसिन है जो हर रोज़ सभी इस्तेमाल करते हैं, और वो है हल्दी यानी टर्मरिक। हल्दी का इस्तेमाल आप रोज़मर्रा में करते ही होंगे, लेकिन ऐसी कंडीशंस में जब आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन है या किसी वजह से वेयर एंड टियर हो गया है, कोई ज़्यादा एक्सरसाइज करने के कारण या किसी चोट लगने के कारण मसल टियर हो गया है, तो आप हल्दी का कंजम्पशन बढ़ा दीजिए। इसको लोकल एप्लीकेशन भी घरों में करते हैं, विच इज़ वेरी कॉमन। सेकेंड होता है जिंजर, अदरक। अदरक भी कॉमनली हर हिंदुस्तान के घर में यूज़ होती है। अदरक का भी कंजम्पशन आप दिन में 2 से 3 बार करें, या तो उबाल कर इसे पी लें या किसी चीज़ में मिक्स करके सैलेड में आप खा सकते हैं। 1 से 2 इंच की अदरक आप लीजिए और ये आपकी बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेशन करेगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट की तरह काम करेगा और पेन से निजात ज़रूर दिलाएगा। थर्ड जो एजेंट है वो है विटामिन सी। विटामिन सी इज़ फुल ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़। यानी विटामिन सी आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। बहुत सारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं, उन्होंने टार्ट चेरी जूस यानी खट्टी चेरी का जूस लेकर देखा और उससे उनका आर्थराइटिस कम्प्लीटली ठीक हो गया। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स रहते हैं, उनमें ये विटामिन सी की क्वांटिटी वैसे भी कम होती है, तो उन लोगों को इस जूस से बहुत आराम मिलता है। लेकिन भारत में हमारे यहाँ टार्ट चेरी यानी खट्टी चेरी नहीं, स्वीट चेरी ज़्यादा मिलती है। इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं करौंदे का रस, क्रैनबेरी जूस, या फिर गूसबेरी आंवले का रस, या फिर पॉमीग्रेनेट अनार का रस, या फिर आप डायरेक्टली लेमन ले सकते हैं। ये सारे जो जो प्रॉपर्टीज़ वाली ये जूसेस हैं, ये आपकी बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट की तरह भी काम करते हैं और एंटी ऑक्सीडेटिव एजेंट की तरह भी काम करते हैं। दोनों तरीके से इन्फ्लेमेशन को
बीट करते हैं, बॉडी का स्ट्रेस दूर करते हैं, मेंटल स्ट्रेस दूर करते हैं और पेन को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये है तो एसिडिक एजेंट्स, लेकिन बॉडी में जाकर ये अल्कलाइन एजेंट बन जाते हैं। जब आपके सलाइवा में मिक्स होकर ये अंदर जाते हैं डाइजेशन के लिए तो ये अल्कलाइन जूसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट एंटी इन्फ्लामेटरी रेमेडी आपके किचन में अवेलेबल है, दैट इज़ कैफ़ीन। कैफ़ीन को प्योर फॉर्म में आप ले सकते हैं, किसी चीज़ में मिक्स करके भी आप ले सकते हैं, बट प्योर फॉर्म में ये ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है तो आप आसानी से कैफ़ीन ले सकते हैं दिन में 2 से 3 बार और इन्जॉय कर सकते हैं इसके फ्लेवर और प्रॉपर्टीज़ दोनों ही, जो आपकी बॉडी के लिए इफेक्टिव है। नेक्स्ट कम्स रोज़मेरी। रोज़मेरी हर्ब जो होती है वो भी बहुत अच्छी होती है आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए, और इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी हैं बहुत ज़्यादा, और ये एसेंशियल ऑयल्स के फॉर्म में भी मिलता है, बट माय प्रेफरेंस इज़ हर्ब डायरेक्टली। इस हर्ब्स को आप किसी भी चीज़ में डाल के, सैलड वगैरह में डाल के खा सकते हैं और ये दवाई का काम करता है। इसकी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी आपकी बॉडी को चाहिए, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है कैप्साइसिन, जो कि लाल मिर्च में होता है, लेकिन अगेन जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है उन लोगों को ये नहीं लेना चाहिए, बट लाल मिर्च का उपयोग आप कर सकते हैं। ये भी एंटी इन्फ्लेमेशन का काम करता है और इसका उपयोग आप दूसरे उससे भी कर सकते हैं। जिनको ये अच्छा लगता है उनको ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये एंडोर्फिन रिलीज़ करता है, यानी आपको फील गुड हार्मोन्स भी की क्वांटिटी भी बढ़ाता है। तो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है अगर आप उसको पर्पसफुली और एक निश्चित मात्रा में उपयोग करें, तो ये आपकी बॉडी के लिए मेडिसिन का काम करता है। इसके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इफ़ पॉसिबल, जिसमें पहला है शुगर। शुगर आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है, क्योंकि शुगर की क्वांटिटी, कुछ ऐसे प्रो इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं, कुछ साइटोकाइंस हैं जिसकी क्वांटिटी कुछ ज़्यादा रिलीज़ कराते हैं, जिसके कारण कहीं पे भी इन्फ्लामेशन है तो ये बढ़ता है। और दूसरा इसकी वजह ये भी है कि एक माइक्रोबियल जो एजेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई डिजीज़ प्रोड्यूस करते हों, पर आपकी बॉडी में रहते हैं बहुत सारे माइक्रोब्स, वो थ्राइव करते हैं जब शुगर की क्वांटिटी कहीं पर बढ़ती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह अगर कहीं पर हो तो वो बढ़ सकता है, इसलिए शुगर की क्वांटिटी आपको कम करनी है। और इसके साथ कम करना है ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, जो कि सीड ऑयल्स में मिलता है। ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। इसकी क्वांटिटी बॉडी को चाहिए, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी चाहिए और हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो ये चीज़ें आपको रिड्यूस करनी है। प्रोसेस्ड फूड ऑब्वियसली आपको बहुत कम करना है। ये बॉडी को नरिशमेंट भी नहीं देता है, साथ में ये आपके गट को भी डैमेज करता है, जिसके कारण न्यूट्रिएंट का जो एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। तो एक थोड़ी सी किचन मेडिसिन से आप अपने आप को बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं। तीसरा है, अपने आप को मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस से बचाइए। ऐसे में किसी भी बीमारी के लिए घर करना बहुत आसान होता है। पेन उसका बहुत ही एक इनिशियल सिम्टम है। मेंटल स्ट्रेस अगर आपको बहुत ज़्यादा है, आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या दूसरी आप कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस आपके अंदर में है जिसे आप बार बार याद करते हैं, कोई गिल्ट आपके अंदर में है, रिजेंटमेंट है, किसी बात को लेके आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, तो ये मान के चलिए कि आप किसी भी बीमारी को 10 से लेकर 100 गुना तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। इसे आप बहुत ही मामूली समझते हैं। लोग स्ट्रेस को, एंजाइटी को एक डे टू डे फैक्टर समझते हैं, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर आपको इन चीज़ों से, इन थॉट्स से अपने आप को दूर रखना नहीं आता, तो ये चीज़ें धीरे धीरे आपके अंदर केमिकल इम्बैलेंसेस प्रोड्यूस करती हैं। बहुत ज़्यादा आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं और आपकी बॉडी बहुत ससेप्टेबल हो जाती है किसी भी बीमारी के लिए। किसी भी नेगेटिव एनवायरनमेंट को ये फिर ले नहीं पाती है और सडन ब्रेकडाउन बॉडी में होता है। और जब होता है तब पता चलता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स अंदर ही अंदर घर कर गई और अब बहुत देर हो गई है। आप लंबे समय तक उसका ट्रीटमेंट लेते हैं। हर थॉट आपके अंदर एक केमिकल चेंज प्रोड्यूस करता है। कोई आपकी बॉडी में हार्मोन रिलीज़ होगा, कम रिलीज़ होगा या बढ़ा देगा। आपकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं, ये सब अफेक्टेड होती हैं आपकी थॉट्स से। इसलिए आपकी थॉट्स अगर नेगेटिव आती भी हैं तो आपको जल्दी से जल्दी उसे कंट्रोल करिए और अपने आप को अपने कंट्रोल्ड बिहेवियर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, थॉटफुल प्रोसेस के साथ ठीक करिए। मेडिटेशन करिए और अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रखने की कोशिश कीजिए। नॉर्मन कजिन्स एक ऑथर हैं जिन्होंने अपनी एक स्टोरी लिखी है जिसमें उन्होंने बताया
कि जब वो बहुत ज़्यादा मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस से गुजर रहे थे पिछले कुछ दिनों में, कुछ 1 हफ्ते 10 दिन के उनके टूर में, जहाँ वो उनका काम का लोड बहुत ज़्यादा था, आराम उन्हें ठीक से नहीं मिलता था, मेंटल फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा थी क्योंकि काम को सही समय पे पूरा करने की बहुत ज़्यादा उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और जो कि हो नहीं पा रहा था, बल्कि और गलत हो गए थे। कुछ बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हो गए थे जो कि काम और गलत हो गए थे, यानी मेंटल फ्रस्ट्रेशन और मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था। उनकी नींद ठीक से पूरी नहीं हो पाती थी क्योंकि उनकी विंडो से धुआं आता था, डीजल का धुआं, कुछ ट्रक्स का धुआं, जिसके कारण उनकी नींद पूरी नहीं होती थी। और इन सब के बाद अचानक उन्हें कुछ दिनों बाद जब वो अपने घर वापस आए तो उन्हें यह सिम्टम डिटेक्ट हुआ जो कि एंकालोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस का सिम्टम था। ये स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट के कारण और मेंटल स्ट्रेस के कारण उनकी बॉडी में जो एड्रेनल ग्लैंड्स थी वो उन्होंने प्रॉपर तरीके से काम करना बंद कर दिया था, जो कि आपके बॉडी में रेजिस्टिव पावर प्रोड्यूस करती हैं, आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस बनाती हैं दूसरी बीमारियों से लड़ने के लिए। वो उसका इतना ज़्यादा एग्जॉशन हो गया था कि बॉडी में इतना बड़ा सिम्टम, इतनी बड़ी बीमारी आ गई थी जिसको ठीक करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। एक और थेरेपी है जो कि नॉर्मन कजिन्स ने ही अपने एक एक्सपीरियंस में शेयर की है, एंड दैट इज़ लाफ्टर थेरेपी। जब उनको पता चला कि बॉडी में स्ट्रेस के कारण, मेंटल स्ट्रेस के कारण ये बीमारी हुई है, तो उन्होंने कहा इस स्ट्रेस को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, दैट इज़ लाफ्टर। आप अपने आप को रिलैक्स करिए और खुश करिए। तो उन्होंने बहुत सारी सीरीज़ जो कि कॉमेडी सीरीज़ थी और बहुत सारी फिल्म्स, मूवीज़ ऐसे अपने कमरे में मंगा के उन्हें देखना शुरू किया। हर थोड़ी देर के एपिसोड के बाद उन्होंने देखा कि 2 घंटे तक उनका पेन गायब हो जाता था और उसके बाद उनको उस समय के लिए नींद बहुत अच्छी आती थी। तो उन्होंने कई दिनों तक ये थेरेपी ली और अपने आप को पूरी तरह से ठीक कर लिया। 1-2 साल में उनकी कंडीशन पूरी तरह से चली गई। इन्हें लाफ्टर अपने आप में एक बहुत अच्छी थेरेपी है। अगर आपके पास कोई ऐसे लोग हैं जिसके साथ आप हंस सकें, बोल सकें, खुश हो सकें, तो ऐसे लोगों के संपर्क में रखिए। और नहीं तो आप मूवीज़ और सीरियल्स का सहारा तो ले ही सकते हैं। जो कुछ भी हो, हंसना ज़रूरी है। और पेन किलर्स पे डिपेंडेंसी आप जितना हो सके कम से कम कर दीजिए, क्योंकि ये आज तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ सालों बाद आपको पता चले कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स उन पेन किलर्स के ऐसे हुए हैं कि आपने एक बीमारी को ठीक करने के लिए दूसरी बीमारियां पैदा कर ली हैं। सो टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपको क्या अच्छा लगा और आपको किस तरीके का पेन होता है या किस तरीके की बीमारियां हैं जिससे आप जूझ रहे हैं, और आप क्या करना चाहेंगे। इनमें से कौन से उपाय हैं जो आप करना चाहेंगे अपने आप को ठीक करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।